welcome back to our session. This is me, Saloni Verma, welcoming to you all Saloni Verma Study Point. Today class is going to be super excited and enthusiastic because we are going to cover 6th semester and 2nd semester. Both students can watch this video. Unit number 2 I am going to teach you. Perspective on Public Administration, ये आपकी बुक का नाम है दोस्तों, इसे कवर करने वाले हैं. I hope you all are ready and excited to learn something amazing with Saloni Verma. चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक चीजों को समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज. इस पर थोड़ा सा भी आप ये मत समझिएगा कि चीजें ना समझ आ रही हैं. मैं हूं ना आपके साथ. किसी भी काम, संस्था या उद्योग को वैज्ञानिक तरीके से करना, जब हम किसी संस्था के माध्यम से किसी काम को हम तकनीकों के माध्यम से जब करने का प्रयास करते हैं, इसी को तो वैज्ञानिक प्रबंधन कहा जाता है. जिससे काम को जल्दी कर पाते हैं, गलतियां कम होती हैं और इसके साथ साथ समय की बचत होती है, पैसा भी कम खर्च होता है. यही चीजें हैं दोस्तों जो कि हम समझने वाले हैं इसके अंतर्गत. आप देखोगे योजना बना के नियमों के अनुसार चलना, इससे आप देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन कहा जाता है कि किसी काम को कैसे करना है, किस टाइम पे करना है और किस तरीके से करना है, किस फ्रेमवर्क में करना है, इन सब चीजों को कहा जा रहा है. इसका उद्देश्य काम को सही, तेज और इसके साथ साथ कम समय में, कम खर्च में जल्दी से जल्दी पूरा करना होता है. इसके साथ आप देखने वाले हो वैज्ञानिक जो प्रबंधन है, इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. हम देखेंगे वैज्ञानिक आधार. ये विज्ञान के सिद्धांतों पर ज्यादा आधारित है. विज्ञान के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से हम किसी काम को करते हैं. इसके साथ आप देखो समस्या समाधान. नई नई तकनीकें आती हैं, लोगों की जो भी समस्या होती है उसे जल्दी से सॉल्व कर लिया जाता है, जिससे लोगों को उस चीजों करने में जो टाइम लग रहा था वो टाइम सेव हो जाता है. यानी ये टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है ना. इसके साथ आसानी से होता है, समय की बचत होती है, इसमें मैंने आपको बताया, किसी भी काम का जल्दी से हो जाना. और इसके साथ देखोगे आपकी काम जल्दी और आसानी से होता है. उत्पादन में वृद्धि होती है. जो हम अपने समय की बचत करेंगे, अच्छी तरीके से, अच्छे तकनीकों के माध्यम से चीजों को प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप देखोगे चीजें आसानी से होंगी, है ना. इसके साथ आप देखोगे उत्पादन में वृद्धि होगी. मशीनें, तकनीकों से अधिक उत्पादन होगा. जितना हम साइंटिफिक चीजों का यूज करेंगे, मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे, प्रबंधन के द्वारा करेंगे, तो वो चीज और जल्दी कम खर्च में होगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे. इसके साथ आप देखोगे सटीकता. कार्य में गलतियां कम होती हैं. हम बोल सकते हैं जो मिस्टेक करते हैं उसे हम कम करते हैं, उसे कहीं ना कहीं रिमूव करते जाते हैं दोस्तों. और नवाचार, नई नई तकनीकें, नई नई खोज इसमें देखने के लिए मिलती हैं आप सभी को, और इसे काफी बढ़ावा दिया जाता है. नए नए आविष्कार, इन्वेंशन होते हैं और मानव जीवन को आसान बनाया जाता है. मानव जीवन को आसान किस तरीके से? नए नए तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोग उस तकनीक के माध्यम से समय बचाएंगे, अपने कार्य को जल्दी कर पाएंगे, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे. तो इससे क्या है कि मानव जो श्रम है वो कम हो रहा है और हम बोल सकते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है. आसानी से बनाना, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, यही सब तो चीजें हैं आपकी. इसमें आप देखोगे जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं वो भी तो यही है प्रबंधन. इससे आप क्या कर रहे हैं? आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, चैनल को, आप चैनल पे आए, आपने विजिट किया, आपने चैनल को देखा, मेरी पढ़ाई को देखा, आपको अच्छा लगा, आपसे कनेक्ट हुए. इसके साथ साथ आप पेपर की चीजों को ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ पाते हैं, डीप वे में, नॉलेज के थ्रू. तो यही तो है कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सभी है दोस्तों आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट. और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस कंप्लीट कराने वाली हूं, तो वो होता रहेगा. आगे देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन में नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं. चलिए कुछ साइंटिस्ट का नाम देख के देखते हैं कि उनके द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं. फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या योगदान है और इनका क्या मेन रोल है, ये समझने वाले हैं. चलिए जानना स्टार्ट करें. इनका वैज्ञानिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है. इनका ये मानना था भाई जो श्रमिक है ना, उनसे इतना काम ना कर जाए. श्रमिकों को सिर्फ ये नहीं कि काम काम काम, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि उनके वजह से ही कंपनी जो है ग्रो ग्रूमिंग कर रही है, फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है. तो उनसे काम के घंटे भी निश्चित करके वेतन भी ज्यादा दिया जाए. उन्हें सिर्फ एक काम करने वाला उपकरण ना समझा जाए, उन्हें एक इंसान समझ के, एक मनुष्य समझ के आदर और सम्मान भी दिया जाए. चलिए समझते हैं.
महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हें बोल सकते हैं कि इन्हीं को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। काम करने की वैज्ञानिक विधि इन्होंने क्या बोली है? टेलर ने कहा कि काम को बोल सकते हैं पुराने अनुमान या परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। बोल सकते हैं स्टार्टिंग में मान लीजिए पहले के टाइम में जो लोग पढ़ते थे उनका तरीका अलग था। वो इतना इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थे, इतना यूट्यूब से कनेक्ट नहीं थे। पहले उनके अध्यापक ही पढ़ाया करते थे, ऑफलाइन क्लासेस बोल सकते हैं। बट दोस्तों अब तकनीकें बदल चुकी हैं, अब समय बदल चुका है। इस तकनीक में बोल सकते हैं इस टाइम में लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, कई सारे रिसोर्सेज पढ़ते हैं, कई सारे रिसोर्सेज से, मल्टीपल रिसोर्सेज से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यानी तकनीकें बदली, समय बदला। जस्ट वैसे ही इन्होंने बोला कि पहले के समय में भी कई सारी दिक्कतें थी, बट हमें पुरानी तरीके से नहीं करना है। पुरानी जो गलतियां हैं उन्हें दोहराना नहीं है, अगेन हमें उसे नए तरीके से करना है, उन गलतियों को नहीं करना है। जब नई तकनीकें हैं तो उनके माध्यम से ही हमें कार्य को करना चाहिए ताकि कार्य जल्दी हो सके, समय पर हो सके और सही तरीके से हो सके। आगे समझते हैं, तरीकों से करना चाहिए ताकि समय और श्रम की बचत हो सके। समय एवं गति का अध्ययन बता रखा है। इन्होंने कर्मचारियों को कार्य करने की गति और समय का अध्ययन किया जिससे कार्य को अधिक कुशल बनाया जा सके। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए एक बच्चा है, वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा है, उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, पढ़ने की लर्निंग प्रोसेस है बोल सकते हैं। तो अब एक टाइम आएगा जब वो थक जाएगा, तो अगर वो लगातार पढ़ेगा तो पीछे का भी भूल जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा कि एक फिक्स टाइम बना ले कि 8 से 9 घंटे या 6 घंटे या 12 घंटे, जितना चाहे उतना पढ़ना चाहे वो 8 घंटे, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना गेन कर सकता है दोस्तों, है ना। अगर वो बच्चा 2 घंटे में पढ़ सकता है तो वो 2 घंटे में 8 घंटे का पढ़ सकता है, वो डिपेंड उस पर करता है। तो यानी ये बता रखा है कि जो कर्मचारी हैं उनसे टाइम एक फिक्स कर लिया जाए कि इस टाइम पे कर्मचारी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करेगा, उसके बाद वो थक जाएगा, काम में उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आने वाली है, तो सही टाइम बनाना। इसके अलावा आप देखोगे कार्य का विभाजन करना, बोल सकते हैं कि जो वर्क है उसे बेस में डिवाइड कर देना एक टाइम पे। अब टेलर ने प्रबंधन में श्रमिकों को कार्य करने के लिए अलग अलग बांटने पर जोर दिया ताकि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभा सके। यानी कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को पहले हमने एक ही काम दे रखा था कि बेटा आपको इस प्रोजेक्ट में काम करना है, बट हमने बोला कि जो ड्राइंग वाला प्रोसेस है वो आप करना और जो एक्टिविटी वाला प्रोसेस है, इसमें लिखने वाला प्रोसेस है, लिखने वाला प्रोसेस आप करना। अब दोनों के बीच में कंपटीशन आ चुका है। कोई सोचेगा कि बहुत ही अच्छे डायग्राम्स बनाऊं, मैं अच्छे अच्छे चित्र लगाऊं, है ना, अपने ड्राइंग को बेस्ट करूं। तो कोई ऐसा होगा वो सोचेगा मैं अपनी राइटिंग को और अच्छा करूं। अब दोनों अपने काम को बेस्ट करने पे आ चुके हैं, वो सोच चुके हैं कि उन्हें अपना लेवल कैसे बेस्ट देना है दोस्तों। तो अब ये लोग अपने काम को अच्छा करेंगे। उससे पहले क्या था, दोनों को मिलके करना था। वो सोचा था कि वो करेगा, वो सोचा कि वो कर रहा था, बट अब दोनों को जब काम को बांट दिया गया, दोनों ही अब उस काम को बेस्ट तरीके से करेंगे। तो उनका कहना था कि श्रमिकों को भी जो काम है उसे बांट देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि इतना काम आपको करना है, इतना काम आपको करना है, और देखना चाहिए कंपटीशन की भावना आएगी तभी तो काम अच्छा होने वाला है। आगे समझिए, मानवीकरण, मशीनों, औजारों और कार्य करने के तरीकों को एक समान बनाने की बात कही जिससे उत्पादन में एक रूपता और गुणवत्ता बन सके। यानी मशीनों का उपयोग करना ताकि हम बोल सकते हैं कि जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो अच्छे तरीके से हो। इनका ये भी मानना था कि श्रमिकों को एक बोल सकते हैं एक सही टाइम देना, एक सही टाइम टेबल बनाना और उन्हें सही वेतन देना और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए सही वेतन वगैरह देना, ये सब उनका कहना था। चलिए, नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही यानी सरकार का अंग जो कि प्रशासनिक तौर पर कार्य को कुशल करता है और किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए नौकरशाही की जरूरत होती है। चलिए समझते हैं। नौकरशाही को अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इसका पर्यायवाची जो शब्द है वो ब्यूरोक्रेसी है। ये फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से लिया गया है। इसके साथ देखोगे ब्यूरो शब्द से लिखा गया है। नौकरशाही का अर्थ होता है सरकारी अधिकारी द्वारा चलाया जाने वाला प्रशासनिक तंत्र, यानी जो भी सरकारी अधिकारी हैं, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, उनके द्वारा चलाया जाना जो तंत्र है उसी को प्रशासनिक तंत्र को ही नौकरशाही कहा जाता है। आसान शब्द में समझे, जब देश या राज्य का काम
अलग अलग सरकारी अधिकारी करें। यानी जो देश है उसका जो राज्य है, देश के राज्य जो भी स्टेट है उनका काम जो अलग अलग अधिकारी करते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसी को नौकरशाही कहते हैं। जैसे आप देखोगे दोस्तों, जैसे डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, सचिव, पुलिस अधिकारी, ये सब क्या है, ये सब नौकरशाही तो है, सरकार के अंग ही तो है। सरकार के कार्य को कुशल बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसी को नौकरशाही कहा जाता है। परंतु नौकरशाही का शिकंजा नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रांस में आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रांस में दोस्तों आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति होती है। ये जो फ्रांसीसी क्रांति होती है इसका कारण क्या होता है, लुई 16, क्योंकि लुई 16 जो है बहुत ही कम आयु में राजा बन जाता है, और कम आयु में राजा बनने के कारण उसे पता ही नहीं होता है, वो हमेशा पार्टी करता रहता है, पार्टी करने के साथ फिजूल खर्च कर रहा था। उसके ऊपर बोल सकते हैं 10 लिब्रे का कर्ज पहले से ही था, अमेरिका का साथ दे रहा था, अमेरिका को 2 लिब्रे ऐसे उसने उधार दे रखे थे। लिब्रे वहां की करेंसी है, ऐसे हमारा रुपया होता है, ऐसे 5 पैसे बोलते हैं, जस्ट वैसे ही, ठीक है, 5 रुपए बोलते हैं हम, वैसे ही दोस्तों आप देखोगे। फिर इसके वजह से जनता के अंदर बगावत की आग जो है वो चरम पर आ गई, यानी 7वें आसमान पे आ जाती है। अब लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि पाव रोटी की कीमतें, जो उनकी बेसिक नीड है, हम रोटी खाते हैं, वहां पे पाव रोटी होती है, तो उसकी कीमतें आसमान छू रही थी। यहाँ पे आप देखोगे फसल खराब हो चुकी थी। दूसरा टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था, और यहाँ पे पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, और तित्ते वर्ग में दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली दोनों ही शामिल थे, जैसे कि वकील, कारीगर, अध्यापक, कर्मचारी। इसके अलावा आप देखने वाले हो यहाँ पे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, ये सब थे, बंधुआ मजदूर। तो ये सब टैक्स कैसे देंगे, ये सब दिक्कतें थी। इसके अलावा इसकी शादी आप देखोगे एंटिनोबेट से हो जाती है। एंटिनोबेट ऐसी होती है जो कि और फिजूल खर्ची करती है, जिसकी वजह से जनता अब बगावत करना शुरू कर देती है। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति होती है, यानी सरकार के अंगों का सही तरीके से कार्य करना, परंतु सरकार के नियंत्रण में ही करना चाहिए। आगे समझिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं, आप देखोगे मिलकर प्रशासन चलता है। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति जो मैंने आपको बताया था, फ्रेंच सरकार के लिए किया गया, जहां पे सरकार ने निरंकुश अंकुश दृष्टि सरकार के अधिकारियों की स्वेच्छा, यानी जो जबरदस्ती कर रहे थे, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थे और जनता की आकांक्षाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीजों को ही बोला, है ना, ये निरंकुश है, इन सब चीजों पे बोल सकते हैं आवाज उठाई। इसके अलावा आप देखने वाले हो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही है क्या। आप देखोगे प्रशासन चलाने का एक व्यवस्थित प्रभावी तरीका है, यानी प्रशासन यानी देश को, अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए एक तरीका होता है, क्योंकि एक के ऊपर सारा काम सौंपना ठीक नहीं है। अगर एक ही इंसान पे छोड़ दिया जाए तो वो भ्रष्टाचार कर सकता है, वो पावर का मिसयूज कर सकता है। अगर ये ही पावर सब में बांट दी जाए, अगर कोई भी मिसयूज करेगा तो दूसरा उसके खिलाफ आवाज उठाएगा दोस्तों, इसलिए नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। आप देखोगे इसके अंदर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्वालिटीज क्या होती है, अब ये समझ रहे हैं। अब कार्य का विभाजन नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ। चलिए हम समझते हैं चीजों को स्कूल में जाके। चलिए आगे स्कूल में दोस्तों, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में कौन कौन होता है, प्रिंसिपल होती है, अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं, क्लर्क होते हैं। क्या टीचर का काम क्या है, अध्यापक का काम क्या है, छात्रों को पढ़ाना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें हर एक चीज समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। प्रिंसिपल का काम क्या है, हम बोल सकते हैं कि बच्चों के एजुकेशन के रिगार्डिंग चीजों के लिए कॉन्सेप्ट उठाना, इसके साथ टीचरों पे देखना, नियंत्रण रखना, निगरानी रखना कि वो कार्य अपना सही तरीके से कर रही है, नहीं कर रही है। क्लर्क का काम क्या है दोस्तों, इसी तरीके से सरकार के अंग भी अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे ही हमने समझा कार्य का विभाजन, यहाँ पे टीचर का अलग है, प्रिंसिपल का अलग है, क्लर्क का अलग है, वैसे देश में सरकार के अंगों का भी काम अलग अलग होता है। ये समझाने का मेरा मोटिव था।
आगे समझिए, नियमों के आधार पे काम, कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनके आधार पे काम, यानी जिसके लिए काम बनाया गया है। से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल का काम क्या है? नियंत्रण करना, देखना, ऑब्जर्व करना क्लास को, टीचर कैसा पढ़ा रही है, टीचर को हायर करना। बट टीचर का काम क्या है? बट टीचर का काम प्रिंसिपल नहीं कर सकते, प्रिंसिपल का काम टीचर नहीं कर सकती। जस्ट वैसे ही कुछ नियम बनाए जाते हैं कि हर एक अंग अपना अपना काम स्वतंत्र तरीके से करे और कोई किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा योग्यता के आधार पे, अगर किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, किसी भी सरकारी पोस्ट पे जाना है, पुलिस बनना है दोस्तों, तो उसके अंदर वो क्वालिटी, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट, वो सब होने चाहिए। अगर गुण नहीं होगा किसी टीचर को पढ़ाने का तो फिर क्या फायदा? यानी वो योग्यता होनी चाहिए। आगे समझिए दोस्तों, लिखित दस्तावेजों का महत्व। इसमें क्या है, जो लिखित दस्तावेज है, जो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है इस टाइम में। आप देखोगे ऊपर से नीचे अधिकारी, आपको पता है जिसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत हार्डवर्क करने के बाद वो क्वालिटी है, वो एट्रीब्यूट है, वो स्किल है, तो उसे अपर लेवल की पोस्ट मिलेगी। जिसे बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल है उसे लोअर, थोड़ा सा मिडिल, जस्ट ऐसे ही पोस्ट को डिवाइड किया जाता है। ऐसे जिसके अंदर जो कौशल है, जो योग्यता है, उसके आधार पे कार्यभार को सौंपना। इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे इसके अंदर व्यक्तिगत भावना, इसमें एकता की भावना होनी चाहिए, मेल मिलाप की भावना होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं दोस्तों। तो हम समझेंगे कि मानव संबंधी अवधारणा प्रबंधन है क्या। ये अवधारणा है कि मानव केवल जो काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, वो केवल काम करने वाली मशीन नहीं है। उनसे भी उचित व्यवहार करना, उनके साथ भी मेल मिलाप के साथ रहना, किसी भी तरीके से उनसे इतना काम नहीं करवाना कि उन्हें इंसान ही ना मानना, उन्हें भी इक्वली ट्रीट करना, उनके साथ भी मेल मिलाप रखना, उनके साथ भी सहयोग की भावना रखना, उन्हें सिर्फ काम करने का एक टारगेट ना समझना। ये मानना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हम उन लोगों के वजह से अगर मान लीजिए पैसा कमा पा रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। तो इन श्रमिकों के बारे में बताया गया, एम्प्लॉयज के बारे में बताया गया कि जो को-वर्कर हैं उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आगे समझिए दोस्तों, कुछ प्रमुख बातें होती हैं। कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तभी तो कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तभी तो कोई आपके आचरण को अच्छा समझेगा। आगे समझिए दोस्तों, आपसी सहयोग और टीम की भावना बढ़ाना। ये नहीं दिखाना कि तुम सिर्फ एक वर्कर हो, तुम सिर्फ काम करने का एक मोहरा हो, ये दिखाना कि हम एक टीम है, हम एकता के सूत्र में हैं। तो उनके अंदर भी एकता की भावना आएगी, वो भी उस चीज को, पार्टिसिपेट को ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आप देखोगे कर्मचारियों की समस्याओं को समझना, कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स को समझना, उसे टैकल करने की कोशिश करना, उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ना कि उसे नजरअंदाज कर देना। अच्छा, आप देखोगे प्रेरणा और संतुलन पर ध्यान देना, उन्हें प्रेरणा देना और ये देखना बैलेंस बना के रखना, उन पे इतना प्रेशर ना देना कि वो उस टारगेट को ही ना कर पाए। इसमें आप देखोगे अच्छे संबंध से कार्य क्षमता बढ़ना। अगर संबंध अच्छे होंगे तो कार्य अपने आप ही सारे के सारे लोग अच्छे से करेंगे। वो खुद चाहेंगे कि हमारा मालिक और अच्छा पैसा कमाए, है ना, और लोगों को हायर करे। इसके साथ देखोगे अब कीथ डेविस, ये जो पर्सन है, इनका क्या कहना है, मानवीय संबंध मनुष्य का किसी एक कार्य या स्थिति पे किसी एक प्रकार का एकीकरण है जिसमें उन्हें आर्थिक, वैज्ञानिक और सहयोग के रूप में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य काम क्यों करता है? अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, आर्थिक तौर पे ही तो करता है दोस्तों। तो यही बता रखा है कि उन्हें प्रेरणा क्यों मिलती है। जब उन्हें सही से पैसे मिलेंगे, अच्छा व्यवहार किया जाएगा तो उन्हें क्या दिक्कत होगी, वो खुद करना चाहेंगे कार्य को। जेम्स ए मैसी, मानवीय संबंध एक दी हुई स्थिति में व्यक्ति के और प्रेरणा की एक क्रिया है। ये चीजें बता रखी है कि मानव के साथ, अगर आप मानव हो तो आपके अंदर मानवता के गुण भी होने चाहिए। ये नहीं कि आप मानव को, मान लीजिए आप मानव हैं और दूसरे से आप इतना कार्य करवा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, ये तो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आपका यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। So much my amazing friends for watching this video. If you are new to the channel, so hit the bell icon button and join our YouTube family Saloni Verma
Varma Study Point. And please like, subscribe and drop your feedback in your comment box because your comment means a lot for us. Give motivation. A big thanks to my lovely supporters who always supporting me. Keep supporting. जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.